हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस पर। तो आज हम सभी फिर से आए हैं अपनी फतह सीरीज़ में, यानी कि फतह प्राप्त करनी है तो उसके लिए जीत की तैयारी करनी है। तो उसके लिए हम सभी को क्या करना पड़ेगा, अपने जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर करने पड़ेंगे। और उसके लिए मैं आप सभी के साथ आई हूँ और हम सभी एक साथ मिलकर क्या करना चाहेंगे, हम फतह हासिल करना नहीं चाहेंगे, हम करके दिखाएंगे। तो ये आपकी जो फतह सीरीज़ है ये सेकंड है आपका, यानी कि लेक्चर सेकंड है फतह सीरीज़ का। पहला लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट देख लो, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को नई मिलेंगी और काफ़ी सारे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर कवर करवाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इस लेक्चर में हम जो है अभिकथन और कारण अपने देखेंगे। पहले वाले लेक्चर जो था फतह सीरीज़ का, उसमें भी हमने अभिकथन और कारण करे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में हमारे अभिकथन और कारण पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका राजनीतिक विज्ञान है उसमें अभिकथन और जो कारण है वो आज हम करेंगे। तो किस तरीके से आप चुटकियों में एक खेल की तरह अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है उन्हें सोल्व कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो बहुत छोटा सा काम है कि फतह सीरीज़ यानी कि फतह प्राप्त करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी बहुत सारे पीडीएफ जिसमें आपके क्या हैं, नोट्स हैं। यानी कि जो पॉल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस के हमने एमसीक्यू सीरीज़ चलाई थी अपनी, उसमें हर चैप्टर में मैंने पहले नोट्स से पढ़ाया, फिर एमसीक्यूज़ करवाए हैं। तो वो सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और जो न्यू अपडेट है उसे पाने के लिए भी आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। योनिक क्लासेस डालेंगे मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो क्या किया जाए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है फटाफट वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ़ायदा उठाना मत भूलिएगा। और एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा, योनिक क्लासेस का जो टेलीग्राम, आप जो इंस्टाग्राम ग्रुप है, आपको जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको ज्वाइन कर लेनी है फटाफट से। अब चलिए अपनी फतह प्राप्त करने के लिए आप सभी हो जाइए बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर इससे पहले फतह प्राप्त करनी है तो केवल फतह सीरीज़ देखकर आप फतह प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है मुमकिन। क्योंकि पहले आने चाहिए आपको बहुत सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, और वो सारे चैप्टर्स कहाँ मिलेंगे, हमारी इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, साथ ही साथ कमेंट में पिन कर दी जाएगी। फटाफट जाकर आप क्या कर सकते हो, उस कमेंट को चेक कर सकते हो, लिंक देख सकते हो और जाकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। जब तक चैप्टर्स नहीं आएंगे तो आप मिक्स जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम फतह सीरीज में, उसे कैसे करेंगे आप, उसे भी आप समझ सकते हैं साथ साथ। पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फतह प्राप्त करनी है तो सारी चीज़ें करनी है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी प्लेलिस्ट है, और इसमें आप सभी को क्या है, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में। और ये जो दो आपको नीचे लास्ट में मिलेंगी दो वीडियोस, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक है वो यहाँ पर करवाया गया, कार्टून क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। अब चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है, फटाफट आप सभी को भी आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया अभिकथन और कारण कैसे करने हैं। हमें पहले देखना है कि अभिकथन जो दिया गया है वो एक स्टेटमेंट के तौर पर सही है या नहीं है। दूसरी बात देखनी है जो कारण दिया गया है वो अपने आप में सही है या नहीं, यानी कि अगर कारण न मानकर हम इसे एक स्टेटमेंट मान लेते हैं तो ये सही है या नहीं है। अगर इतना देखने के बाद फिर हमें देखना पड़ता है कि ये जो कारण दिया गया ये अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको कैसे जांचेंगे, इसको कैसे देखेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकथन में क्योंकि, ठीक है, जो बिकॉज होता है, क्योंकि होता है, वो लगाना पड़ेगा। या फिर आप इस अभिकथन को एक क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं, क्यों शब्द का प्रयोग करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी फतह सीरीज में देखा था। तो चलिए हम क्वेश्चन के साथ समझते हुए चलेंगे, और बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा,
आपको क्या है और क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए अभिकथन हमारा कह रहा है महाराजा बोधचंद्र सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए। क्या ये स्टेटमेंट जो दी गई है वो सही है? तो महाराजा बोधचंद्र सिंह ने क्या किया था, 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए थे। बिल्कुल सही बात कही गई है, टिक कर लेते हैं इसे यहाँ पर। अब यहाँ पर कारण जो दिया गया है इसे हम कारण न समझकर पहले हम एक स्टेटमेंट मानते हैं। मान लीजिए इतना दिया गया है, हमें ये स्टेटमेंट मान के चलते हैं। कहा गया है मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 1948 में जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद क्या है, वहाँ पर जो रियासत थी मणिपुर की, यानी कि जो रजवाड़ा था ये मणिपुर का, उसमें संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था। इसका मतलब यहाँ पर है कि 1948 में मणिपुर में जो चुनाव हुए थे वो किस प्रकार के थे। आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है भारत में सबसे पहला जो संवैधानिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर इस सिद्धांत पर जो चुनाव हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो वो हुए थे मणिपुर में। तो इसलिए ये संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पर कायम हुआ था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी हो गई सही। इसके बाद हमें देखना है कि जो अभिकथन है उसकी सही व्याख्या कारण कर रहा है या नहीं कर रहा है। किस प्रकार से देखेंगे, अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन में बताया गया कि मणिपुर में 1948 में चुनाव हुए थे। अब इसका कारण यहाँ पर स्पष्ट करते हुए क्या ये जो बात कही गई है ये सही कही गई है। कारण की बात की जाए तो यहाँ पर जो चुनाव करवाए गए हैं इसके पीछे क्या कारण है, मणिपुर में जो चुनाव हुए थे उसके पीछे क्या कारण है, क्या ये बात यहाँ पर बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है इस स्टेटमेंट में जो यहाँ पर ये दिखाई गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताई गई। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया, चुनाव होने के बाद क्या नतीजा रहा, क्या परिणाम रहा, वो बात यहाँ पर हो रही है। रिजल्ट बताया गया है, ना कि कारण बताया गया है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, पर कारण क्या है, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, समझाने में टाइम लगता है, पर जब आप बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये चुटकियों का खेल लगेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण अभिव्यक्ति की सही व्याख्या, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फटाफट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अभिकथन और कारण दे दिए गए हैं, और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को अगर ये जो लेक्चर है अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट लाइक जो है वो कर दीजिए इस लेक्चर को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सभी न्यू हैं, कोई न्यू है, आप सभी तो न्यू नहीं होंगे। तो अभिकथन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभिकथन कह रहा है कि विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। तो यहाँ पर अगर इसे एक स्टेटमेंट के तौर पर लेकर चले तो यहाँ पर विभाजन के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम आबादी थी, यानी कि विभाजन जब हुआ पाकिस्तान और भारत बना 1947 में, तो उसके बाद क्या डिसाइड हुआ था कि भारत में हिंदू सिख इस तरीके से रह जाएंगे, और जो मुस्लिम है वो क्या है, मुस्लिम एरिया जो होगा पाकिस्तान में चला जाएगा, और जिस एरिया में हिंदू की प्रभुता है, हिंदू बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ से मुस्लिम क्या है पाकिस्तान के एरिया में चले जाएंगे। तो ये आदान प्रदान हुआ था, ये हम सभी को पता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर अब जो कारण दिया गया है इसे हम एक क्या लेकर चलते हैं, एक हम स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। कहा गया है विभाजन के बाद भारत में सिख, ईसाई, जैन, पारसी अल्पसंख्यक है। तो विभाजन के बाद ऐसा ही हुआ है, हिंदू बहुसंख्यक बाद में हो चुके हैं और ये सारे के सारे क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो इसे भी ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पर अगली बात आती है, दोनों हमारे स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर अगली बात आती है कि जो कारण दिया गया है क्या वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। कैसे देखेंगे हम अभिकथन को ही क्वेश्चन बनाकर देखेंगे। कैसे देखते हैं, विभाजन के बाद क्या हुआ, मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई, इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। तो इसका कारण क्या है, बहुत सारे कारण रहे। ब्रिटिश जो है हमारे भारत में आए, उसके बाद बहुत सारी लंबी चीज़ें चली हैं, और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद विभाजन हुआ था जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में चली गई। तो कई कारण रहे इसके, पर यहाँ पर जो ये कारण दिया गया है ये कारण बिल्कुल भी ठीक नहीं व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कारण ने बताकर विभाजन के बाद क्या हुआ था ये बताया गया है। तो इसलिए स्टेटमेंट ठीक है, इसके लिए अभिकथन और कारण दोनों सही है, पर यहाँ पर क्या है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है हमारा यहाँ पर, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से
तय की गई थी। तो औपनिवेशिक शासन कौन सा था? जब ब्रिटिश ने भारत के ऊपर राज किया हुआ था, तो वो औपनिवेशिक शासन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। तो जब औपनिवेशिकरण था भारत के ऊपर, तो उस टाइम पे जो प्रांत थे, यानी कि जो राज्य अगर एक तरीके से कहा जा सकता है, तो जो प्रांत थे उनकी सीमाएं, यानी कि उनकी जो सीमाएं है कि वो कहाँ तक के हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब की ये सीमाएं होती हैं कि हरियाणा इतने एरिया में है, पंजाब यहाँ पर इतने एरिया में, इस तरीके से होता है। तो जो यहाँ पर प्रांत थे उस टाइम पर, उनकी जो सीमाएं हैं वो प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ब्रिटिश जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया हुआ था, वो अपने लिहाज से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या करते थे, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो सीमाएं हैं वो तय करते थे। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी गई है बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं टिक। अब कारण जो कह रहा है, हम कारण जो लिखा हुआ है उसे भूल जाते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दी गई है। तो पढ़िए, फटाफट देखते हैं। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय की गई थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, क्या ये सही है या नहीं है? तो प्रांतों की सीमा एक तरीके से इस तरीके से भी तय की गई थी कि जो रजवाड़े हैं उनके अंदर कितना इलाका आता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही दी गई है। क्या अब यहाँ पर जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है? यानी कि अभिकथन में बताया गया कि जो प्रांत है औपनिवेशिक शासनकाल में वो किस तरीके से डिसाइड किए गए थे। तो यहाँ पर जो डिसाइड किए गए थे वो यहाँ पर बताया गया है अभिकथन में, और वही चीज़ यहाँ पर कारण में बताई गई है कि किस तरीके से डिसाइड किए गए थे। पर यहाँ पर असल में हमें रीज़न नहीं दिया गया है, कारण नहीं दिया गया है कि क्यों औपनिवेशिक शासनकाल में जो प्रांत है उनकी सीमा डिसाइड की गई थी। तो यहाँ पर जो कारण है वो नहीं बताया गया है, केवल यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से की गई थी। तो इसलिए हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो बी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन दिया गया है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को मान लिया था। तो यहाँ पर जो कहा गया है ये एक स्टेटमेंट है, हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट है और इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। पहले हमें अपने आप में ये सोचना है। तो 1920 का जो कांग्रेस नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है, इसी के बाद क्या हुआ, इस सिद्धांत ने जोर पकड़ लिया था कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद भारत में क्या होगा, भाषा के आधार पर जो विभाजन है वो होगा, राज्यों का पुनर्गठन होगा, ये डिसाइड कर लिया गया था। ये सिद्धांत ने जोर पकड़ लिया था। क्यों पकड़ लिया था? क्योंकि 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या है, भाषा के आधार पर जो कांग्रेस समितियां थी, भाषा के आधार पर वो जो कांग्रेस समितियां थी वो बांट ली गई थी। तो इसके कारण इसने जोर पकड़ लिया था इस सिद्धांत ने। तो इसके कारण हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही होती है। अब यहाँ पर कारण को भूल कर अब हम क्या है, यहाँ पर इसे एक स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया आज़ादी के तत्काल बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। तो आज़ादी के तत्काल बाद ऐसा हुआ था। क्या आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है? अगर सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आज़ादी के तत्काल बाद ऐसा नहीं हुआ था, बहुत संघर्ष के बाद ऐसा हुआ था। क्योंकि जो नेता थे उनको ऐसा डर लग रहा था कि अगर भाषा के आधार पर विभाजन कर दिया जाए तो हमारा देश विविधताओं का देश है और हर राज्य चाहेगा कि उसका क्या है, भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया जाए, तो हमारा देश बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगा। तो ये डर था, एकीकरण टूट जाएगा, तो ये डर था। तो इसलिए बहुत संघर्ष हुआ। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो पास हुआ था संसद में, और उसके बाद राज्य पुनर्गठन है वो हो सका था। तो यहाँ पर ये जो है बहुत लंबे समय के बाद हुआ, क्योंकि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था। तो आज़ादी के तत्कालिक बाद अगर हम कहें कि भारत में राज्य का पुनर्गठन हो गया था भाषा के आधार पर, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है हमारी यहाँ पर। अब स्टेटमेंट गलत हो गई तो कारण जो है सही व्याख्या करेगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए सिंपल सा हमारा फोर्थ वाला है, अभिकथन सही और कारण गलत। तो ऑप्शन को आप दोबारा से रीड भी कीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ऑप्शन आपको उल्टे सीधे भी दिए जा सकते हैं। वैसे तो सेम ही होते हैं इनके अभिकथन और कारण के, पर फिर भी आपको ऑप्शंस अपने रीड करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आप देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारा, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अभिकथन कह रहा है महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। तो क्या आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ये जो आज़ादी मिल रही थी इससे खुश नहीं थे, तो इसके कारण इन्होंने किसी भी जश्न में क्या है भाग नहीं लिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक कही गई है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि कारण को भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए और हम इसे एक स्टेटमेंट मानकर चलते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा से गांधी जी के मन पर गहरी चोट लगी थी। तो सांप्रदायिक जो हिंसा फैल रही थी, आप सभी को पता होगा कि 1940 से लेकर 1947 तक हमारे भारत में जो सांप्रदायिक हिंसा है, यानी कि फूट डालो और राज करो की जो नीति है अंग्रेजों की, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में फूट डाली, जिसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा फैली। तो इस चीज़ से गांधी जी को बहुत ज़्यादा जो ठेस कह सकते हैं, ठेस पहुंची थी, गहरी चोट पहुंची थी, और ये जो है बिल्कुल ठीक कहा गया है। तो ये वाला भी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब अगर हम इसको कारण के रूप में देखें कि ये कारण के रूप में सही इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें अभिकथन को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, यानी कि महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिलने की खुशी में जश्न में भाग क्यों नहीं लिया था। तो क्यों नहीं लिया था, इसका अगर हम इसको रखकर देखते हैं आंसर के रूप में, तो क्या ये सही है, क्यों नहीं लिया था? तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा के कारण गांधी जी के मन पर ठेस पहुंची थी, इसके लिए वो खुश नहीं थे। आज़ादी तो मिल रही है, पर क्या हो रहा है, सांप्रदायिक हिंसा के कारण बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी, और इसके कारण क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग बट गए थे, जिससे गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि आपस ये जो स्टेटमेंट है ये तो ठीक ही है, साथ ही साथ कारण क्या भी अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए हमारा हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है। अगर बातें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है आप सभी को, तो आप सभी क्या करेंगे, आप सभी लाइक जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी को कैसे लगी वीडियो, क्योंकि हम सभी इतनी मेहनत से आप सभी के लिए बनाते हैं वीडियोस, तो हमारे अंदर उत्सुकता रहती है जानने की कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अभिकथन कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो क्या ये सही बता रहा है, यानी कि जो यूएन है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता था, तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। एक और बात यहाँ पर इसका फैक्ट याद रखना है आपको कि भारत की जो इसमें कब शामिल हुआ था भारत, तो भारत हुआ था 30 अक्टूबर को शामिल, ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 में। अब अगला यहाँ पर देखिए कारण में यही दे दिया गया, भारत संयुक्त राष्ट्र का शुरू से ही सदस्य था। स्टार्टिंग से सदस्य था क्या भारत? बिल्कुल स्टार्टिंग से ही था, 6 दिन के बाद शामिल हो गया था। तो दोनों बातें आपस में ठीक, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब जो है हम सभी की जो ये फतेह सीरीज़ है, यहाँ पर हमारे इस फतेह सीरीज़ का जो ये लेक्चर सेकंड था, ये यहाँ पर हमारा क्या है, अब यहाँ पर कंप्लीट होता है, और हम जो है अपनी फतेह सीरीज़ नेक्स्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो आप सभी का ढेरों सारा जो प्यार है हम सभी के साथ बना रहे, और उसी प्यार को देखते हुए हम फटाफट आपके लिए जो ये फतेह सीरीज़ है वो आपके लिए लाते रहेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है आप सभी को, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, योनिक क्लासेस के नाम से है। और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो फटाफट उसे भी कर लो। और अपनों से बार बार कहा नहीं जाता, और आप सभी मेरे अपने हैं, इसलिए आप सभी मुझे ज़रूर पता है कि आप सभी सब्सक्राइब तो फटाफट कर ही देंगे, और लाइक शेयर करना तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और कमेंट में आप सभी अपना रिव्यू देना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मुझे इस बार इसको लेकर मुझे पूरी श्योरिटी है। तो अब जो है आप सभी पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान रखें, पढ़ाई करें और बिल्कुल पढ़ाई ही करते रहें। अब बाकी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दें और केवल अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान दें। मुझे आप सभी से और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए। आप सभी को 90 प्लस, यहाँ तक कि मैं कहूँगी पॉल साइंस में आपको 95 प्लस मार्क्स लेकर ही आने हैं, ठीक है। इसके लिए मेहनत करनी है और रिजल्ट मुझे चाहिए, तो इसलिए अब जो जितना बन पड़ेगा मैं आप सभी के लिए करूँगी। अब जो मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहती हूँ, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, अपनी फतेह सीरीज़ में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।